वाराणसी में सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक खत्म। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। यूपी, उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ के सीएम रहे मौजूद। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर रोक बरकरार। हाईकोर्ट में स्टे वेकेशन पर सुनवाई। अब कल सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष रखा मेंशन। उत्तराखंड में कई जगह बारिश से धसी जमीन। यमुनोत्री में यात्रियों की आवाजाही रुकी। चमोली के कई गांवों का संपर्क टूटा। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक आयोजित हुई। इस अहम बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सीमावर्ती विकास, आधारभूत संरचना और आपसी समन्वय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन हुआ। साथ ही आपको बताते चले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस महत्वपूर्ण मीटिंग में शामिल हुए। चलिए अब रुक करते अगली खबर का, जहां देहरादून से बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आई है। पूर्व विधायक सुरेश राठौर बीजेपी की ओर से भेजे गए कारण बताओ नोटिस के बाद पार्टी मुख्यालय पहुंचे और संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। तो वहीं मीडिया से बातचीत से सुरेश राठौर ने कहा, मैं जो भी कहूंगा पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कहूंगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई उल्लंघन नहीं किया है। राठौर से जुड़ा ये मामला पार्टी में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब सभी की निगाहें पार्टी की आगामी कार्यवाही पर टिकी हुई हैं। जीवन में कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया और ना कर सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और माँ को कभी कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो नोटिस क्यों दिया था फिर आपको? देखो, अब किसी ने क्या संज्ञान लिया, मैंने उसका जवाब लिखित में दे दिया। पार्टी प्लेटफार्म पे अपनी बात को रख दिए। वर्ष 1980 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 45 साल पार्टी में काम करते हुए मंडल अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का 2 बार 3 बार मोर्चे का अध्यक्ष रहा हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूँ, 2 बार आयोग का उपाध्यक्ष रहा हूँ। कभी भी मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कभी कोई बयानबाजी किसी नेता के विरुद्ध नहीं की गई और ना भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विरुद्ध की गई। तो वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर एक बार फिर टल गए हैं, जहां नैनीताल हाईकोर्ट ने आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद चुनाव पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने पाया कि आरक्षण निर्धारण पर प्रक्रिया वही नियमानुसार नहीं की गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सरकार कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर अगला कदम उठाएगी। तो वहीं पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए, अभी हमने जो कोर्ट का जजमेंट आया है उसे मंगाया, उसका हम अध्ययन करेंगे। सरकार चुनाव कराने के लिए कृत संकल्पित है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय जो भी दिशा देगा उस दिशा के आधार चुनाव होने चाहिए। चुनाव के लिए सरकार वचनबद्ध है और हमारा प्रयास है कि ऐसा समय चुनाव हो जाए। रिजर्वेशन का एक मानक बनते हैं, उस मानक के आधार पर रिजर्वेशन हुआ है और ओबीसी आरक्षण के बाद सरकार ने जब आरक्षण लागू किया तो उसको 0 केंद्रित आरक्षण किया। लेकिन आपत्तियां देना सबका अधिकार है। न्यायालय में आपत्तियां गई हैं, कल उसका जजमेंट भी आएगा और उस जजमेंट के आधार पर सरकार अपना पक्ष रखेगी और जो भी पक्ष होगा उस पक्ष के आधार पर न्यायालय जो निर्देश देगा वो उस निर्देश से सरकार चुनाव कराएगी। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर रोक बरकरार। हाई कोर्ट में स्टे वेकेशन पर सुनवाई। अब कल सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष किया मेंशन। खंडपीठ ने दोपहर में सुनवाई को तय किया समय। वहीं सभी याचिकाएं क्लब कर कल होगी सुनवाई। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट की रोक अभी भी बरकरार है। तो वहीं मंगलवार को आपको बता दें कि राज्य सरकार ने मामले को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष मेंशन किया, जिसके बाद कोर्ट ने स्टे वेकेशन और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के लिए बुधवार दोपहर का समय निर्धारित किया है। तो अब सभी याचिकाओं को क्लब करके
के साथ सुनवाई की जाएगी। तो वहीं सभी याचिकाओं को क्लब करके उन पर सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट में स्टे वेकेशन पर सुनवाई अब कल होगी। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक के बाद अब पंचायती राज विभाग हरकत में आ गया है। विभाग के सचिव चंद्रेश यादव ने स्पष्ट किया कि आरक्षण से जुड़ा, आपको बताते चले, गजट नोटिफिकेशन तकनीकी कारणों से समय पर कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हो सका, जिस पर न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई है। वहीं सचिव ने बताया कि अब रुड़की प्रेस को निर्देशित किया गया है कि गजट नोटिफिकेशन की प्रति जल्द ही उपलब्ध कराई जाए, ताकि संभावना है कि, आपको बता दें कि ये प्रति कल तक कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव में आरक्षण नियमावली 2025 के संबंध में इसके गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण इस पर एक स्टे प्रदान किया गया है, जैसा कि हमारे महाधिवक्ता श्री बाबुलकर जी के द्वारा मुझे टेलीफोन पर बताया गया है। इसके संबंध में हमने रुड़की प्रेस, राजकीय प्रेस रुड़की के निदेशक श्री उमेश पांडे जी से बात की है और उनको से अनुरोध किया है कि आज ही हमें इसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करा दें, जो गजट नोटिफिकेशन की एक प्रति उपलब्ध करा दें, ताकि इसको अगले दिन कल। तो वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने का हवाला देते हुए ये रोक लगाई गई है। इस पर प्रक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उन्हें कोर्ट के आदेश की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार हाईकोर्ट के निर्णय का परीक्षण करेगी और जो भी कदम उठाया जाएगा वह प्रदेश और पंचायत प्रणाली के हित में होगा। कोर्ट के निर्णय से अपडेटेड नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि हाईकोर्ट का जो भी निर्णय आया होगा और निश्चित रूप से उस पर उसका परीक्षण होगा और उसके उपरांत ही जो है मुझे लगता है कि जो भी निर्णय होगा वो प्रदेश हित में और पंचायत चुनाव के हित में जो निर्णय होगा सरकार बोलेगी। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे के अवसर पर उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों में विभिन्न खेल आयोजन किए गए। मुख्य कार्यक्रम देहरादून में परेड ग्राउंड स्थित मल्टीपर्पज हॉल में हुआ, जहां बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर बीते वर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। साथ ही मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में 6000 से अधिक लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से 3 करोड़ 17 लाख रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई। खेल मंत्री रेखा आर्या ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। आज मैं उत्तराखंड के समस्त खिलाड़ी गणों को, पूरे देश के खिलाड़ी गणों को, पूरे विश्व के खिलाड़ी गणों को जो है आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से अपनी इस देवभूमि में, जहाँ देवभूमि है, जहाँ सैन्य भूमि है, उसे खेल भूमि की ओर अग्रसर हम 38th नेशनल गेम के आयोजन के साथ में हम लोग कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वो हो चुका है। लगातार वो क्रम बढ़ा है और आज पहली बार पूरे अब तक में राज्य बनने के बाद में पहली बार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है विभाग सेलिब्रेट कर रहा है। निश्चित रूप से आज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो खिलाड़ीगण हैं वो सम्मानित किए गए हैं। घोषणा भी करी और उसके लिए तो वहीं देहरादून में परेड ग्राउंड स्थित, आपको बताओ, ऑडिटोरियम में मंगलवार को खेल मंत्री रेखा आर्या ने अत्याधुनिक टेबल टेनिस कोर्ट का उद्घाटन किया। इस पहल को खेल विभाग और वेटरन टेबल टेनिस खिलाड़ियों के सहयोग से शुरू किया गया है। कोर्ट में 6 टेबल स्थापित की गई है, वहीं जहां नियमित अभ्यास के साथ साथ प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस सुविधा से खिलाड़ियों को बेहतर माहौल मिलेगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की भागीदारी भी बढ़ेगी। तो वहीं विधायक सुमित हरदेश ने प्रेस वार्ता कर अतिक्रमण के नाम पर हो रही कार्यवाही को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए।
उन्होंने कहा कि प्रशासन डरा धमकाकर और झूठ बोलकर लोगों के घर तोड़ रहा है। वहीं काठगोदाम की मलिन बस्ती का उदाहरण देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने कोर्ट में झूठा आपको बताते चले प्रत्यावेदन दिया है, जबकि जमीन पर जबरन तोड़फोड़ की गई है। उन्होंने कहा कि सुभाष नगर आवास विकास, वहीं भगवानपुर और छड़ेल समेत कई इलाकों में लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। वहीं विधायक ने जताया कि अब जनता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रशासन को जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार में बना था। देखिए, सबसे पहले तो ये जो मनचला प्रशासन है अपनी मनमानी करने पे उतरा हुआ है बुरी तरीके से, और भय का एक वातावरण इस शहर के आम इंसान में है। प्राधिकरण के नाम पे पहले खूब लोग को परेशान करा गया, अब नालों की बात करी जा रही है, चौड़ीकरण की बात करी जा रही है, आम इंसान के घर पे आ गई बात। मलिन बस्ती श्रेणी है, काठगोदाम थी, 150 से ज़्यादा मकान और दुकान डरा डरा के तोड़वा दिए उनसे, और कोर्ट में प्रत्यावेदन क्या दिया कि हमने कुछ भी नहीं कहा किसी से तोड़ने को, खुद तोड़ा इन्होंने। तो इतना झूठ तो नहीं कहना चाहिए। और ठीक है, आप विकास के बारे में सोच रहे हैं, किसी इंसान का मकान टूट के विकास नहीं होता। हमने तो जीवन भर विकास, सारे जितने लोग हैं, इतने सीनियर लोग हैं, आप इनसे पूछिए। के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि अभी पंचायत चुनाव। तो वहीं हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल बीजेपी कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मंत्री ने बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और डॉक्टर मुखर्जी की जीवनी पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि अब स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को शिक्षा के माध्यम से आपको इमरजेंसी और तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के दुरुपयोग के बारे में बताया जाएगा। डॉक्टर मुखर्जी की जीवनी पहले से ही पाठ्यक्रम में शामिल है, लेकिन अब उनके योगदान को और भी व्यापक रूप से स्कूलों में समझाया जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश में सबसे कम उम्र के वीसी थे। 33 साल में वो वाइस चांसलर बन गए थे और नेहरू मंत्रिमंडल में वो मंत्री थे। नेहरू जी की एक चूक के कारण उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। भारत के इतिहास में वो पहले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने कि नेहरू के खिलाफ बगावत कर दी थी। और एक देश में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे, इसके लिए उन्होंने कश्मीर की यात्रा की और नेहरू जी ने उनको गिरफ्तार कर दिया। उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई थी। तो आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जो हमारे संस्थापक थे, जो कि महान प्रखर शिक्षाविद थे, कुशल वक्ता थे, देश की राजनीति में जिन्होंने कि देश की एकता के लिए बहुत बड़ा काम किया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार कलेक्ट्रेट में सोमवार को जनता दरबार लगाया, जिसमें लोगों ने जमीन, पेंशन और राजस्व से जुड़ी 47 शिकायतें दर्ज कराई। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोड़े ने फरियादियों की बात सुनी और अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश भी दिए। तो वहीं कई मामलों में मौके पर ही कार्यवाही शुरू कर दी गई। तो साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरिद्वार ज़िले में 47 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं। मुख्यतः जो हैं वो ज़मीन से रिलेटेड, व्यक्ति की पैमाइश से रिलेटेड, सार्वजनिक संपत्ति पे कब्जे से रिलेटेड, उसके अलावा पानी को, रोड को, बिजली को लेके समस्याएं हैं। इसमें तत्काल जो है सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो जनता की शिकायतों का निराकरण करें और समय के अंतर्गत करें। और कुछ जो शिकायतें हैं जो आज तत्काल भी सुलझाई गई हैं, उसके अलावा जब नेक्स्ट मंडे को जब हमारी जनसुनवाई होगी तो उसमें हम लोग फॉलोअप भी करेंगे किस विभाग ने क्या कार्रवाई की है पिछली शिकायतों को लेकर। तो वहीं धर्म और आस्था की नगरी हरिद्वार में आस्था के साथ अब लोगों की सेहत से भी बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। शहर में अलग अलग हिस्सों में धड़ल्ले से चल रहे अवैध आइसक्रीम फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ हुआ है, जो न सिर्फ बिना किसी लाइसेंस के चल रही हैं, बल्कि गुणवत्ता और स्वच्छता के मानकों को भी पूरी तरह नजरअंदाज कर रही हैं। जांच में सामने आया है कि इसमें खतरनाक केमिकल सैक्रीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है।
वायरल वीडियो और स्थानीय शिकायतों के बाद आपको बता दें कि प्रशासन की चुप्पी पर सवाल अब उठ रहे हैं। ये अब जैसे गर्मियों का समय आता है, ऐसे में थोड़ा ये आइसक्रीम, कुल्फी इस तरह की चीज़ों की बढ़ जाती है। तो इसको देखते हुए और जो स्ट्रीट वेंडिंग है, थोड़ा सा क्वालिटी का लोगों को संदेह रहता है, तो इसको देखते हुए हमने एक अपनी जिला स्तरीय टीम बना दी है और इसका आज भी हमने सुबह भी इंस्पेक्शन किया है और इस समय भी टीम जा रही है और लगातार इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे भी हमें जहाँ मिलता है वहाँ इसमें हम कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हम एक हफ्ते बाद भी हम जो हमारी एक मोबाइल वैन है उसको हम ला रहे हैं ताकि कांवड़ से पहले इस खास तौर से इसी बात के लिए कि जो नए लोग आकर यहाँ खड़े हो रहे हैं, आइसक्रीम है, दूसरी चीज़ें हैं, उसकी ऑन द स्पॉट चेकिंग कराएंगे सब जगह। उसके लिए भी हमने पूरा रूट मैप बना दिया है डेली, ताकि हर जगह के हमारे चेक हो जाएं और कहीं भी कोई कमी निकलती है तो ऑन द स्पॉट सैंपल लेकर हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो वही राजधानी देहरादून के खलंगा वन क्षेत्र में हाल ही में हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जबकि सरकार जांच का आश्वासन दे रही है, लेकिन डीएफओ, फॉरेस्ट और आपको गार्ड के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यशपाल आर्य ने अधिकारियों को मिलीभगत और सरकार के संरक्षण में एकीकृत होने का भी आरोप लगाया। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग भी की है। 40 बीघा में जो भूमि है उसमें पेड़ों को, वृक्षों को काट दिया जाता है और जो वहाँ के उस क्षेत्र के, चाहे फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्टर है, रेंजर्स हैं, एसीएफ हैं, डीएफओ को इस बारे में खबर नहीं होती है। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है? राज्य सरकार आज कह रही है कि हम इसकी जांच कराएंगे। भूमाफियाओं के इतने हौसले बुलंद हैं। एक गरीब का घर अगर वन क्षेत्र में है, उसको तोड़ने में सरकार देरी नहीं लगाती है। और 40 बीघा जमीन, वो लोग कौन है? जांच की बात कर रही है राज्य सरकार। तो वहीं हरिद्वार एआरटीओ कार्यालय में आम जनता की सुविधा के लिए एक सराहनीय पहल की गई है। एआरटीओ निखिल शर्मा ने ऑफिस में टोकन सिस्टम लागू कर दिया है, जिसमें अब लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वेटिंग रूम में लगे डिजिटल डिस्प्ले का टोकन नंबर दिखने के बाद लोग आसानी से अपना काम करा पा रहे हैं। खास बात यह है कि ये सॉफ्टवेयर खुद एआरटीओ निखिल शर्मा ने तैयार किया है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके अधिकारी ने जब महंगे सॉफ्टवेयर विकल्प देखे तो खुद ही सस्ता और असरदार समाधान तैयार कर दिया। तो मतलब काफी इजी एक्सेस मुझे लगा। मतलब जो पहले ये था कि बीच में एजेंट होते थे, बाकी सारी चीजें थी, इस बार मुझे वो कुछ महसूस नहीं हुई। मुझे लगा एक स्क्रीन है, इसमें सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं, आपका नाम आ जाता है एंड जैसे ही आपका नाम आता है आपको किस विंडो में जाना है ये पता चल जाता है। तो आप जाइए उस विंडो में, आपका सीधे आपका डॉक्यूमेंट दिखाइए। देखिए यहाँ पे ये प्राय पहले देखा गया था कि लोग जब ऑफिस आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें किस खिड़की पे जाना है, जो भी उनका पर्टिकुलर काम है उसके लिए। तो एक हमने इन हाउस हमने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया कि उनको हम टोकन जनरेट करेंगे, जैसे कि बहुत सारे संस्थाओं में ऐसा होता भी है। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे एक इनिशिएट किया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आता है तो हमारे वेटिंग हॉल में वहाँ पे जो हमारे कर्मचारी बैठे हैं वो उनको एक टोकन जनरेट करके देते हैं और उसके बाद वो व्यक्ति वहीं वेटिंग हॉल में ही अपने टर्न का इंतज़ार करते हैं। सामने हमारे एक स्क्रीन लगी हुई है, उसमें जिस भी उनका नाम जब डिस्प्ले हो जाता है, उनके नाम के आगे एक विंडो नंबर डिस्प्ले हो जाती है। तो उनको जैसे ही उनका नाम डिस्प्ले होता है उन्हें पता चल जाता है हमें इस विंडो पे अपना काम कराने के लिए जाना है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।